बच्चों नमस्कार। मैं देवशंकर शुक्ला आज लगभग 16 साल से बड़ा मलेरा जिला छतरपुर में बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ और जिसके आश्चर्यजनक रिजल्ट सभी बच्चों ने पूरे क्षेत्र ने देखे हैं। तो इस साल मैं फिर से शुरुआत से फिजिक्स के टॉपिक पर चर्चा करूंगा। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर बीच बीच में कुछ वीडियो डाले गए। तो जो बीच बीच में वीडियो डाले गए थे वो परीक्षा की दृष्टि से बीच बीच के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो थे। अब आज से हम जो वीडियो डालेंगे वो अध्याय 1 से लेकर लास्ट तक के वीडियो होंगे और हर टॉपिक के रेगुलर वीडियो होंगे। तो अभी हम एक हफ्ते से रेगुलर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं आवेश के बारे में कि आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। इन सभी बातों पर हमने रेगुलर क्लास में चर्चा करी। अब उसके अंतर्गत हम आज टॉपिक लेते हैं कि आवेश के मूल गुण। तो इन्होंने कहा कि आवेश 3 मूल गुणों का पालन करता है। तो आवेश का पहला मूल गुण है आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो क्या कहता है पहला गुण? तो आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि किसी पृथक्कृत या विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। अब जो विलगित निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसके बारे में हमने 11वीं में भी बताया था, फिर से सुन लें। तो विलगित निकाय उसको कहेंगे, आवेश की दृष्टि से विलगित निकाय वो कहलाएगा जिस निकाय का आवेश ना तो निकाय से बाहर जाए ना बाहर का आवेश निकाय के अंदर आए, तो ऐसा निकाय विलगित निकाय है। तो इन्होंने कहा कि किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है वो संरक्षित होता है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि विभिन्न तरीकों से आवेश को विभिन्न रूपों में बदला जा सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल हमने रेगुलर क्लास में बताया था कि जब हम एक वस्तु को कपड़े से रगड़ते हैं तो एक वस्तु ये है, मान लो एक वस्तु ए है, एक ए है, मान के चलें ए एबोनाइट की छड़ है और ये कपड़ा है। तो उन्होंने कहा कि जब हम इस छड़ को कपड़े से रगड़ेंगे तो एक वस्तु पर जितना आवेश आएगा दूसरे पर उसका विपरीत और बराबर आवेश आएगा। तो देखिए पहले इस पर आवेश क्या था? कुल आवेश 0, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो कुल आवेश 0। इसी प्रकार इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, कुल आवेश 0। तो पहले क्या है? कुल आवेश 0। अब रगड़ने के बाद हमने आवेश पैदा किया तो जितना इस पर आवेश आया उसका विपरीत इस पर आया, तो जितना इस पर है उसका विपरीत इस पर है। तो अब यदि इन दोनों के आवेशों का टोटल किया जाए तो भी 0 मिलेगा। तो पहले कुल आवेश क्या था? 0, और बाद में भी कितना मिला? 0। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, शून्यकरण की क्रिया। शून्यकरण आवेश संरक्षण का दूसरा उदाहरण है शून्यकरण, एनिहिलेशन। तो शून्यकरण क्या है? तो इन्होंने कहा कि जो शून्यकरण की क्रिया है इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिलकर गामा विकिरण फोटॉन बनाते हैं। शून्यकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये 2 कण हैं। जो पॉजिट्रॉन है ये लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका वैज्ञानिकों ने पता लगाया था, और ये नाभिकी के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन का एक प्रति कण होता है। तो शून्यकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर गामा विकिरण फोटॉन में बदल जाते हैं। ठीक है, इसका हम समीकरण लिखें तो इलेक्ट्रॉन को हम E- इससे बताते हैं, इलेक्ट्रॉन है, और E+ ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन। तो जब ये दोनों टकराते हैं तो टक्कर के दौरान ये दोनों पदार्थ गायब हो जाते हैं और
गामा किरण फोटान में बदल जाते हैं। फोटान या विकिरण, कुछ भी कहते हैं, विकिरण। तो इस क्रिया को इन्होंने कहा शून्यकरण की क्रिया। तो इसमें आवेश संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। देखिए, पहले कुल आवेश कितना था? 0। और जब ये टकराए तो टकराने के बाद दोनों गायब हो गए, और बाद में जो गामा विकिरण मिला इसका भी आवेश क्या है? 0। तो शून्यकरण की क्रिया है। तो शून्यकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर गामा विकिरण फोटान बनाते हैं, अर्थात इस क्रिया में भी आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है। दूसरा एग्जाम्पल आवेश संरक्षण का, पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन इसमें क्या है? तो ये युग्म उत्पादन जो है वो शून्यकरण की विपरीत क्रिया है, अर्थात इसमें गामा किरण फोटान मिलकर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कण उत्पन्न करते हैं। युग्म उत्पादन में गामा किरण, इन्होंने कहा कि जब गामा किरण को हम थोरियम धातु के ऊपर डालते हैं तो एक गामा विकिरण संपीड़ित हो जाता है थोरियम धातु के अंदर, और 2 कण पैदा होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो हम देख रहे हैं कि पहले गामा किरण का कुल आवेश क्या है? 0। इस पर कोई आवेश नहीं है, विकिरण के रूप में है, ऊर्जा है। और बाद में जो कण उत्पन्न हुए इनका कुल आवेश 0, क्योंकि जितना ऋण उतना धन, तो टोटल 0। तो पहले 0 और बाद में 0, यही आवेश संरक्षण कह रहा है कि आवेश ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी क्रिया के पहले जितना कुल आवेश होगा उस क्रिया के बाद में भी कुल आवेश उतना ही होगा। ये आवेश संरक्षण है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा मूल गुण ले रहे हैं, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो आवेशों की योज्यता, तो इन्होंने कहा कि जो आवेश है वो योजनी होता है। आवेश बीजगणितीय योग का पालन करता है। जैसे हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, तो इस पर मान के चले +4 आवेश है और इस पर -3 आवेश है, तो दोनों का टोटल आवेश तो -4 और इस पर +3, कुल आवेश क्या हुआ? -1। तो दूसरा मूल गुण कहता है कि आवेश बीजगणितीय योग का पालन करता है, अर्थात किसी पदार्थ का जो कुल आवेश होगा उसके विभिन्न भागों में फैले हुए आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जैसे मान के चलें कि ये कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है और इस पर कुछ आवेश फैले हैं, यहाँ Q1 है, इस जगह Q2 है, इस जगह Q3 है, 4 है, इसी प्रकार से और भी फैले हैं। तो इन्होंने कहा कि इस पदार्थ का जो कुल आवेश है वो कितना होगा? तो इन्होंने कहा कि इस पदार्थ पर जो कुल आवेश फैला हुआ है इसका बीजगणितीय योग 0 होगा। या पदार्थ का कुल आवेश, पदार्थ का जो कुल आवेश होगा उसके विभिन्न भागों में उपस्थित बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो हमने माना कि हमारे पास एक पदार्थ वस्तु है और इसके विभिन्न भागों में Q1, Q2, Q3 डैश इस प्रकार से और भी आवेश फैले हैं। तो इस पदार्थ का कुल आवेश क्या लिखा जाएगा? Q बराबर Q1 + Q2 + Q3, और भी हैं तो +डैश। तो ये आवेश की योज्यता हो गई, अर्थात आवेश बीजगणितीय योग का पालन करता है, अर्थात किसी पदार्थ के विभिन्न भागों में फैले हुए आवेशों का बीजगणितीय योग ही कुल आवेश कहलाएगा। अर्थात इसका जो कुल आवेश है वो इसके विभिन्न भागों में उपस्थित बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इन्होंने कहा कि यदि इस पदार्थ में धन आवेशों की संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या n1 है और ऋण आवेशों अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या n2 है, तो इस समय इस रूप में कुल आवेश कैसे लिखा जाएगा? तो प्रोटॉनों की संख्या n1 कौन है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन के आवेश को कैसे बताते? +E से। और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या n2, तो इलेक्ट्रॉन है काय का होगा? माइनस का, और संख्या n2। तो
अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में जब आवेश को लिखा जाएगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा कि यदि प्रोटॉनों की संख्या n1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n2, तो इस समय इस पदार्थ का कुल आवेश लिखा जाएगा Q इक्वल n1e, प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या n1 माइनस n2e, ऐसा लिख दो। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रूप में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, और डायरेक्ट आवेश को लिखना है तो बीजगणितीय योग के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब मूल गुणों के अंतर्गत हम तीसरा आवेश का तीसरा मूल गुण पढ़ेंगे, क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट गुण है, 12वीं परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो बच्चों हम इस क्वांटीकरण के गुण को, क्वांटाइजेशन को कई तरीके से बोलते हैं, आप समझने का प्रयास करें। जो भी बोले सबका मतलब एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग रूपों में हम बोलते हैं, प्रयास करते हैं। तो क्वांटीकरण, इसी को हम बोलते हैं परमाणुकरण, इसी को हम कहते हैं किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा का निर्धारण, आवेश की मात्रा का निर्धारण। इतने सारे नाम से हम इसको जानते हैं। अर्थात जो आवेश का तीसरा मूल गुण है, ये हमें बताएगा कि किसी पदार्थ पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, या किसी पदार्थ में आवेश जाएगा वो किस रूप में जाएगा, अर्थात इस पदार्थ पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। और इसी को इन्होंने बोला है, इस क्रिया को, क्वांटीकरण या परमाणुकरण, अर्थात इस पर आवेश का कितना परिमाण है। ठीक है, तो बच्चों इन्होंने बताया कि किसी पदार्थ पर जो कम से कम आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के बराबर होगा। किसी पदार्थ पर जो कम से कम आवेश होगा, मान के चले कोई पदार्थ है, वस्तु है, अब हम कहें कि इस पर सबसे छोटा, सबसे कम से कम आवेश कितना हो सकता है, तो इन्होंने कहा कि इस पर जो सबसे कम आवेश हो सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के बराबर हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कम से कम आवेश एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के बराबर है इस पर, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो इन्होंने कहा कि सबसे कम एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो सकता है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हम तीसरा पढ़ रहे थे, क्वांटीकरण। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसके बराबर और विपरीत आवेश प्रोटॉन पर होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम -e से बताएं तो प्रोटॉन के आवेश को +e से बताया जाएगा। तो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उसकी वैल्यू, उस पर आवेश की वैल्यू इतनी होगी। और ये इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लें, पूरी फिजिक्स में हमें मिलता है, जरूरत पड़ती है। ऐसा याद करें कि सपने में जग कर भी उठे तो हमें याद आ जाए, ध्यान रहे। ठीक है, तो किसी वस्तु पर जो सबसे कम आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर या एक प्रोटॉन के बराबर होगा। साथ में हम ये भी जाने कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर और विपरीत होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को इससे बताएंगे, या प्रोटॉन है तो प्लस लगा के इसी को बता दें। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है इसको मूल आवेश कहते हैं, अर्थात प्रकृति में जो सबसे कम आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे हम मूल आवेश कहते हैं, और उसकी वैल्यू ये है। अर्थात यदि ऑब्जेक्ट में परीक्षा में पूछ लें कि सबसे कम आवेश होगा तो बेहिचक लिख देना एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, या मूल आवेश की वैल्यू कितनी है तो इतनी, मूल आवेश का मान इतना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि क्वांटीकरण में फिर बढ़े आगे, तो क्वांटीकरण नाम कैसे पड़ा, तो ऊर्जा का जो एक बंडल होता है, केमिस्ट्री की दृष्टि से उसको हम क्वांटा कहते हैं, ऊर्जा का एक बंडल। तो इलेक्ट्रॉन एक क्वांटा के रूप में है, इलेक्ट्रॉन एक क्वांटा के रूप में है। और क्वांटा क्यों कहा, ऊर्जा के बंडल को क्वांटा कहते हैं, तो यहां हम इलेक्ट्रॉन को एक क्वांटा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और आवेश क्या है, ऊर्जा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा का एक बंडल कहलाया, तो इसको एक क्वांटा शब्द इसने दिया, या हम दे सकते हैं।
तो मान के चलें इस वस्तु को हमें आवेशित करना है। कैसे करेंगे? तो हमने इसको आवेशित करना है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, कितना आवेश आ गया? E। अब 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2E, मतलब 2 क्वांटा पहुंच गए, और बार बार एक क्वांटा देते जाएं, क्या हो गया? क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन। तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो E, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2E, 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो 3E, 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो 4E, 10 इलेक्ट्रॉन दिए तो 10E, और n इलेक्ट्रॉन दिए तो Ne। तो फिर इस पर आवेश कितना हो गया? Ne। क्या लिखें हम? Ne क्या हो गया? है वस्तु पर आवेश, अर्थात इस वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है Q कितनी हो गई? Ne। कैसे काउंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो इस वस्तु पर जो आवेश का परिमाण है वो Q बराबर Ne, Q इक्वल प्लस माइनस Ne। अर्थात यदि इस पर धन का आवेश है तो इस सूत्र में धन ले लेंगे, और यदि इस वस्तु पर ऋण का आवेश है तो माइनस का यूज कर लेंगे। तो Q क्या है? इस वस्तु पर आवेश की मात्रा या आवेश का परिमाण, और ये कितना होगा? Q बराबर प्लस माइनस Ne। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि इस पदार्थ पर जो आवेश आ रहा है वो कैसे आ रहा है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 दिए, 3 दिए, तो इलेक्ट्रॉन में क्या का गुणा हो रहा है? पूर्णांक संख्या का। जैसे 1E, 2E, 3E, मतलब E में पूर्णांक संख्या गुणा हो रहा है। मतलब इस पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आवेश आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में आ रहा है। जैसे देख रहे हैं ना, हमने कहा इस पर आवेश आया 2E, आवेश आया 3E, 4E, तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में आवेश आ रहा है। इससे छोटा आवेश नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पर आवेश आ जाए 1.5E, 1.5E मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5E, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5E, ये इस प्रकार से आवेश नहीं आएगा। इस प्रकार से आवेश आएगा, मतलब इस पर जो आवेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आवेश को हम विभाजित नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को और छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते। ये बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन को हम और छोटे भाग में नहीं तोड़ सकते। अर्थात इसमें जो आवेश आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। अर्थात इस पर जो आवेश होगा, या हो सकता है वो 2E, 3E, 4E, 5E इस रूप में होगा, इस रूप में नहीं होगा 1.5E, 2.5E। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आवेश को हम विभाजित नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को और छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते, और इस क्रिया को ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि किसी वस्तु पर जो आवेश आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन या आवेश को हम विभाजित नहीं कर सकते, और आवेश के इस गुण को ही क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q है तो उस समय Q बराबर प्लस माइनस Ne। N क्या है? N की जो वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4 इस टाइप से, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगी, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक होगा, पूर्णांक संख्या होगी। तो इसको ध्यान रखें। अर्थात n का मान 1E या 2 रख दो तो 2E, 3 रखो 3E, 4 रखो 4E, इस प्रकार से ये आ गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि क्वांटीकरण का कारण क्या है। तो हमने अभी देखा क्वांटीकरण का कारण। तो क्या देखा? हमने देखा कि इस वस्तु पर जो आवेश आएगा, देखो इस वस्तु के आवेशित होने के लिए कौन जिम्मेवार है? इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण हुआ पूर्णांक संख्या के रूप में हुआ, अर्थात इसमें जो आवेश बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है? सीढ़ी नुमा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। आवेश लगातार बढ़ने वाली राशि नहीं है, लगातार नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं बढ़ेगा कि 1, 1.2, 1.4, 1.5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 1.1 से चले तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 2, तो क्या है? लगातार है। तो आवेश ऐसा नहीं बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1.1, 2, 3 नहीं आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन,
तो क्या हो रहा है, स्टेप में बढ़ रहा है, सीढ़ी नुमा बढ़ रहा है, आवेश लगातार बढ़ने वाली राशि नहीं है। ठीक है, तो कारण को हम एक क्रम से बोलें कि क्वांटीकरण का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को हम विभाजित नहीं कर सकते, इस पर जो आवेश आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। यही आवेश के क्वांटीकरण का कारण है कि आवेश विभाजित नहीं कर सकते और इसमें जो आवेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में आएगा। क्यों आएगा पूर्ण गुणज में? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं कर सकते, तो क्वांटीकरण का कारण है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वांटीकरण में हमने देखा। और इसके बाद हम ये जो हमने क्वांटीकरण की क्रिया देखी, इसमें हमने जो इस सूत्र देखा, इस सूत्र पर आधारित हम कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखें। तो एक ही न्यूमेरिकल देख ले। तो इन्हें कहा है कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार बताइए। ठीक है, तो सवाल देखें, क्वांटीकरण पर आधारित सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार बताइए। उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार बताइए। तो जो हमने न्यूमेरिकल सवाल देखा, क्वांटीकरण पर आधारित एक सवाल है, अर्थात क्वांटीकरण से जो सूत्र निकला उस पर आधारित सवाल है, तो इसको हल करें। ये कह रहे हैं कि एक पदार्थ है, 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मान लो ये वो पदार्थ, पूरी फिजिक्स हमारी इसमें ही रहती है समझाने के लिए। तो ये एक पदार्थ है और इसमें 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो एक आंसर तो आ गया। आवेश की मात्रा और प्रकार बताइए, मतलब किस प्रकार का आवेश है। 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है कैसा आवेश आता है? धन आवेश उस पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धन आवेश आएगा, तो प्रकार हो गया। किस पर जो आवेश का प्रकार होगा वो धन आवेश होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये कह रहे हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस पर आवेश की मात्रा कितनी है? तो ठीक है, दिया है, दिया है। कौन दिया है? 100 इलेक्ट्रॉन, नंबर संख्या दी है, तो n। और हम जानते हैं कि E बराबर 1.6 10 की घात -19। तो हमें निकालना है आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा मतलब आवेश का परिमाण, और आवेश के परिमाण का सूत्र अभी देखा हमने, Q बराबर ±E। तो हमारे पदार्थ पर कैसा आवेश आया? धन आवेश आया, तो धन का चिन्ह लेंगे, ऋण छोड़ देंगे, वो धन लगाया नहीं जाता, तो Q बराबर है नहीं, तो वैल्यू रख दो। तो n 100 E 1.6 10 की घात -19 दिया गया। अब यह बना 100 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 से इसको घटा दें, ऐसा भी लिख दो, 10 की घात 2 गुणे 1.6 19, तो -19 से 2 घात गई। हमने घातों का जोड़ 11वीं में देखा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, घट जाती हैं, तो 2। तो Q बराबर 1.6 गुणे 10 की घात कितने 2 गए, तो कितना बचा? 17। और आवेश से मात्रक लिखेंगे तो कूलाम। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं, तो या तो परीक्षा में 1-2 नंबर पर पूछ लेते हैं या डायरेक्ट विकल्प बना के भी पूछ लेते हैं। तो बच्चों आज हमने आवेश के मूल गुण देखे। आवेश नंबर 1 आवेश संरक्षण, दूसरा आवेश की योज्यता, और तीसरा इंपोर्टेंट गुण है
क्वांटीकरण, और इस क्वांटीकरण पर आधारित हमने सवाल देखा और क्वांटीकरण के अंतर्गत हमने छोटी छोटी बातें बताई, उनको ध्यान रखना। क्या किसी वस्तु पर जो कम से कम आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। आवेश की सबसे छोटी इकाई कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, और उसको हम मूल आवेश कहते हैं। आवेश को विभाजित नहीं कर सकते। किसी पदार्थ पर जो आवेश बढ़ता है वो लगातार बढ़ने वाली राशि नहीं है। कैसे बढ़ता है, सीढ़ी नुमा। अर्थात किसी पदार्थ पर जो आवेश आता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में आता है। तो ये छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखें। और ये जो सूत्र निकला था Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ये बहुत काम का सूत्र है, कई तरीकों से इसका उपयोग किया जाता है और इस पर आधारित सवाल हो गया। इसके आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे। तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने प्रयास किया है कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। इसके अगले वीडियो में हम और अच्छे से अच्छे और डिटेल बताएंगे और हम फिजिक्स इसी तरीके से और डिटेल तरीके से पढ़ाएंगे। तो इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये चैनल जब ग्रो होगा तो आपके पास अधिक से अधिक वीडियो पहुंचेंगे। और सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी है कि हर वीडियो, आने वाला हर वीडियो आप सभी तक पहुंचे और किसी भी टॉपिक का लॉस ना हो। तो धन्यवाद। अगली क्लास में बच्चों फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ और ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।